नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है और जब क्रिया किसी वाक्य में होती है तभी हमें पता चलता है कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, यानी कि वह शब्द या शब्द समूह जिसके माध्यम से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यहाँ घोड़ा क्या कार्य कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है, तो दौड़ता है क्रिया है। बच्चा खेलता है, बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो खेलता क्रिया है। इस प्रकार जब भी किसी वाक्य में हमें किसी कार्य के होने का पता जिन शब्दों से चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को समझने से पूर्व हमें एक शब्द का अर्थ जरूर जान लेना चाहिए जिसे हम कहते हैं धातु। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। किसमें? संस्कृत में। अब हिंदी में क्या हुआ कि हिंदी में क्रियापदों का जो मूल रूप है वो तो धातु है, मूल रूप। और धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तो वो हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे उदाहरण से हमें इसे समझ लेना चाहिए कि धातु तो है पढ़, क्रिया का जो मूल रूप है वो है पढ़, और जब हम इसमें ना का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है पढ़ना, और ये पढ़ना जो है ये क्रियापद कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखो, उठ। उठ का मतलब ये धातु है, क्रिया का मूल रूप है, और इस मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो यह बन जाता है उठना, और ये जो उठना है ये क्रियापद कहलाते हैं। इसके अलावा क्रिया के कई भेद हैं, 3 आधार पर इनके भेद किए गए हैं। जैसे कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर इनके अलग अलग भेद किए गए हैं। हाँ, आज के इस वीडियो में हम कर्म के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर यदि हम देखें तो क्रिया 5 रूप में होती है हमारे सामने: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये संरचना के आधार पर होती है। और काल के आधार पर यदि देखें, क्योंकि काल 3 प्रकार का होता है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार से क्रिया के अनेक भेद किए गए हैं। आज के वीडियो में कर्म के आधार पर जो भेद किए गए हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा है: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से जो सकर्मक क्रिया है ये भी, इसके 2 उपभेद किए गए हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। इस प्रकार क्रिया के इस भेदों की तालिका को जानने के बाद हम शुरू करते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कैसे किए गए हैं? क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये जब हमें पता चलता है कि क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है, तो उसी आधार पर हमने इसके 2 भेद देखे। एक सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और दूसरा अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इस प्रकार से 2 भेद किए गए हैं। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण से समझ लीजिए। अनु पत्र लिखती है। अनु पत्र लिखती है, लिखती है क्रिया है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है, तो ये कर्म है, यानी इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया हुई। बच्चा चित्र बना रहा है, बनाना क्रिया है, और ये जो चित्र है ये कर्म है,
क्या बना रहा है, जब हमें क्या का जवाब मिलता है। कर्म को पहचानने के लिए जब हम क्रिया के सामने क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और जवाब हमें मिल जाता है तो हम जान लेते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। जैसे अभी हमने प्रश्न किया, अन्नू क्या लिखती है, पत्र लिखती है, बच्चा क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, खेलना, बजाना, तोड़ना, फेंकना। इस तरह के जो शब्द हैं ये अपने आप में कर्म को अपने साथ लेकर आते हैं, तो इसीलिए इन्हें सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। कई बार हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। यह एक तरह से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। किंतु यदि ये शब्द को रेखांकित करके कहा जाए कि रेखांकित जो शब्द है वो कौन सी क्रिया है, तो आप बताएंगे ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये जो शब्द है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हम सकर्मक क्रिया के दो उपभेद भी देखते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, तो माँ क्या पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है। यहाँ एक कर्म है। इसी प्रकार से दूसरा भेद देखो, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। यहाँ हम प्रश्न करेंगे क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो पहली क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो कंप्यूटर है। इसके बाद हम फिर से प्रश्न करें किसे सिखा रहे हैं, तो छात्रों को सिखा रहे हैं। तो छात्र जो हैं वो दूसरा कर्म है। इस प्रकार इसमें दो कर्म आ जाते हैं, कंप्यूटर और छात्र। इसलिए ये जो वाक्य है ये द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है। एक उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। दिलीप ने दीपू को आइसक्रीम खिलाई। दिलीप ने क्या खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। मुख्य कर्म हो गया। और किसे खिलाई, दीपू को खिलाई। इस प्रकार यहाँ क्या का भी उत्तर आ रहा है, किसे का भी उत्तर आ रहा है। तो दो कर्म इसमें हमारे सामने आए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हमारे सामने है। इसके बाद दूसरा जो भेद है हमारा, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता है वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि कर्म तो होता ही नहीं है उसमें। जैसे सुमन हंसती है। यदि हम प्रश्न यहाँ करें कि सुमन क्या हंसती है, तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई उत्तर है ही नहीं। इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के सामने कौन शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे हम कहें कि कौन हंसती है, तो हमारे सामने उत्तर आएगा सुमन हंसती है। और सुमन क्या है, सुमन कर्ता है, कर्म नहीं है। इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है हमारे सामने। कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप में ही कर्म को नहीं रखती हैं। जैसे सोना, जागना, तैरना, चलना, जाना, रोना, हंसना, रूठना, नाचना। इस तरह की एक जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। यदि ये शब्द आपको
प्रश्न पूछा जाए और कहा जाए कि कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो आप अकर्मक क्रिया का उदाहरण इसे बताएंगे। इसके बाद हम इनके कुछ अभ्यास वाक्य देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वह साइकिल से स्कूल जाता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो यहाँ जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि कहाँ जाता है, स्कूल जाता है और साइकिल से जाता है, तो साइकिल तो साधन है, तो स्कूल यहाँ कर्म हो गया। पक्षी उड़ता है, यहाँ देखिए किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है, पक्षी उड़ता है। उड़ना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये अकर्मक है। थोड़ा सा इसको अगर परीक्षक कठिन बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ देखते ही हमें लगता है कि ये जो आकाश है ये कर्म होगा, लेकिन नहीं, ये कर्म नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उड़ना एक अकर्मक क्रिया है। इसका हमें किसी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा है, कौन करके हमें प्रश्न करना है। राहुल ने केला खाया। राहुल ने क्या खाया, केला खाया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दिनेश फुटबॉल मैच खेलता है। दिनेश क्या खेलता है, फुटबॉल मैच खेलता है, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। बच्चे ने क्या तोड़ दिए, खिलौने तोड़ दिए। राकेश मारता है। राकेश क्या मारता है, कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। अब यदि हम प्रश्न करें कौन मारता है, तो राकेश मारता है, और राकेश क्या है, करता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रमेश अखबार पढ़ता है। रमेश क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, इसका मतलब यह है कर्म के साथ है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुनील सुनाता है। क्या सुनाता है, कोई जवाब नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब हम कौन से जवाब करेंगे, कौन सुनाता है, तो सुनील सुनाता है, इसका मतलब सुनील करता है, और जहाँ हमें जवाब कर्ता में मिलता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ हमें जवाब क्या में मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अगले वीडियो में हम क्रिया के अन्य भेद जो संरचना के आधार पर और काल के आधार पर दिए गए हैं वो करेंगे। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक का भ्रम दूर हो गया है, आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई असमंजस है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।